कमांडर थे वहां पे, वो सब साफ हो गए। ये सब जब साफ हुए तो उसके बाद वहां पर नया आतंकी कमांडर बनने की साहस नहीं था किसी में। तो उसके बाद अब उनको छुपने के लिए, क्योंकि लोगों के पास शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए शायद उन्होंने कश्मीर के बजाय अब जम्मू खित्ते की ओर रुख किया। और जम्मू में जंगलों में दरअसल क्या है कि वहां पे रेजिडेंशियल इलाका कम है। जंगल के इलाका जो है, ये जंगल कई किलोमीटर तक फैला है और बीच में इक्का दुक्का घर अगर कोई है, गांव है, तो वो बड़ा लिमिटेड सा है। तो ऐसे में वहां पर अपनी नेटवर्क को जो इन्होंने रिवाइव किया था, उन आतंकियों के जरिए जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे हैं, उन आतंकियों को लेकर उन्होंने अपना नेटवर्क रिवाइव किया, उनके रिश्तेदार, अपने दोस्त, उनको रिवाइव करके उसके जरिए यहाँ पर आतंकियों को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए है, खाने पीने का, ट्रेवल करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो तमाम सुविधाएं जो हैं या सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी वो मुहैया जो है करवाने का काम शुरू किया। हालांकि सुरक्षा बलों ने इससे पहले कुछ आतंकी नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए कवायद शुरू की थी, मगर उसके बाद अब आतंकियों ने जब ये ओवरग्राउंड वर्कर को वापस यूटिलाइज किया तो सर्वाइव कर पा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ज्यादा लंबे समय तक ये चल पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों के यानी उनके जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उनका तोड़ जो है निकालने का सिलसिला जारी है। और मुझे उम्मीद है कि जल्द इस तोड़ को निकाला जाएगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक बार वापस जो रिवाइव किया जा रहा है यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा, वो एक बड़ा जो है वो पुख्ता कदम होने वाला है। और सुरक्षा बल जो है वो लोगों को बिल्कुल उनको समझकर उनके तरीके से जो है जब ऑपरेशन चलेंगे, लोग जब जानकारियां साझा करेंगे तो यकीनन ये आतंकी नेटवर्क जो है जल्द उखाड़ फेंका और शायद इसीलिए फोर्स को भी बढ़ाया गया है इस पूरे इलाके में। पैरा कमांडोज, भारत के खास पैरा कमांडोज यहाँ पर भेजे गए हैं जिनको अलग अलग जगह प्लेस किए जाने की बात है। बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल ए के सिवाच, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, सुशील वकील जी और डॉक्टर डी के पांडे, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल ए के सिवाच, पिछले कुछ दिनों में नया महाज खोलने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट ने की है और ये जम्मू रीजन को यहां पर आतंकवाद के जरिए रीएक्टिवेट करने की कोशिश की गई है। बड़ी वजह आप क्या समझते हैं और भारत का रिस्पांस अब तक आपको किस तरीके का दिख रहा है इस पर? ये क्वेश्चन किससे पूछा? जी, मेजर जनरल ए के सिवाच आपसे। हाँ, मैं एक बार दोबारा दोहराएंगे, मुझे आवाज आई नहीं पूरी क्लियर। मेरा सवाल आपसे यह था कि पिछले कुछ दिनों में जो जम्मू रीजन में अचानक टेररिज्म को पाकिस्तान ने रीएक्टिवेट करने की कोशिश की है, उसके पीछे की असल वजह क्या आपको समझ में आती है और इससे निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है अभी? देखो, सच्चाई ये है राजीव कि ये तो अब जंडियाल ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो कश्मीर घाटी है वहां तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है, कि अभी वहां पर तो आतंकवाद का सफाया हो गया है, 30 से 40 आतंकवादी हैं, लीडरशिप खत्म है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत इलेक्शन हुए, वहां पर लोकसभा के इलेक्शन बहुत अच्छे हुए। तो ये फोकस जो है इन्होंने अब साउथ और पीर पंजाल किया है। इसकी 2-3 वजह है। एक तो कहीं ना कहीं ये वजह है कि जो इलेक्शन होने हैं सितंबर में, इससे पहले पाकिस्तान दिखाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को कि अभी भी आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट चीज, जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पे आए हैं और वो नारे लगा रहे हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं, जहां चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ बाग, बदनियाल और पाकिस्तान वाला पूंछ, वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक चक्का जाम और शटर डाउन कर रहे हैं, वो कहते हैं भारत में मिलना चाहते हैं, तो उनका भी माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चीन है। चीन ने भी बहुत प्रेशर डाला है पाकिस्तान पे कि जो भारत के डिप्लॉयमेंट है लद्दाख के अंदर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, वो काफी एक प्रकार प्रेशर डाल रही है चीन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं चीन ने भी ये बताया पाकिस्तान को कि आप जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंकवाद फैलाने की कोशिश करो, कि जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है लद्दाख में वो भी कम हो। सच्चाई ये है कि इस इलाके को इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया। जो साउथ और पीर पंजाल है इसमें अमन और शांति थी लास्ट 15 साल, 2008 के बाद कोई खास ऑपरेशन नहीं हुए। ये पहाड़ी है, जंगली इलाकाएं हैं, इसमें गुफाएं हैं और गुफाएं वगैरह होने से इसमें इन्फिल्ट्रेशन आसान है, क्योंकि ये इलाका एलओसी से मिलता है। और इसके अंदर सच्चाई ये है कि जो आप ऑपरेट कर सकते हो हायर रीचेस से और गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपना सकते हो जैसे इन्होंने किया है। ये जो अब आतंकवादी आए हैं कोई 50 से 60 1-1.5 साल में, ये सब फॉरेन टेररिस्ट हैं। ये एक
ट्रेन है, मोटिवेटेड है, ये अफगानिस्तान में भी लड़ पाए हैं। इनके पास हथियार बहुत अच्छे हैं, ये M4 जो कार्बाइन है, इसके बाद इनक्रिप्टेड रेडियो सेट है, इनके पास जो स्टील बोर वाली बुलेट्स हैं। तो ये आधुनिक हथियार भी हैं, मोटिवेटेड भी है, ट्रेन भी हैं। इलाका बहुत अच्छा मिल गया इनको, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ी इलाका है, वहां जंगल है, और वहां पर कैचेस बना लिए इन्होंने। अब इनको गाइड कौन मिले हैं? ये गाइड वो मिले हैं जिस प्रकार से जो यहां से पार गए थे, कई जो ऐसे हैं वो वहीं रह गए थे, और कुछ वो ट्रेन होने गए थे, उन्हीं को ये गाइड बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल इनको मिले हैं। इसमें हमें मान के चलना चाहिए, कहीं ना कहीं जो ओवरग्राउंड स्लीपर सेल जो हम सोचते थे नहीं है, मिले। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा गलती क्या हुआ कि जब यहां पर अमन शांति आ गई थी, तो 2008 के बाद कुछ नहीं हुआ। तो अभी जब लद्दाख के अंदर चीन का प्रेशर आया था 3 डिवीजन लेके, तो यहां से भी ट्रुप्स निकाल लिए, और यहां से ट्रुप्स निकाल लिए। तो मैं उसी पर आना चाहता हूं, मैं उसी पर आना चाहता हूं कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और अचानक ये चीजें यहां क्यों बढ़ी। एक तो आपकी बात बहुत साफ है कि पूरे वर्ल्ड में जो एक पिक्चर गई है, पिछले सालों में 2-2.5 करोड़ लोग एक साल में पहुंच रहे हैं, जिसमें फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं, G20 की मीटिंग भी हो गई है। तो एक ऐसी इमेज गई जिससे पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी तरीके से वर्ल्ड में ख़त्म हो गया, और उस नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए उसने अब उस रीजन को चुना है जो पहले से खामोश था, बहुत शांति प्रिय था और घाटी की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में था। लिहाजा वहाँ पर इसको शुरुआत कर और उसमें इस रियासी में हमला जो तीर्थयात्री पर हुआ है, पुंछ में एयरफोर्स पर हमला, कठुआ में आर्मी के ऊपर हमला, एक तरीके से इस माहौल को गर्म करने की कोशिश है। लेकिन मैं चीन के रोल पर यहाँ पर आऊँगा। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, अभी मेजर जनरल AK सिवाच ने चीन का एंगल बताया। LAC पर जो चीन को इस वक्त बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा है, जो जानकारी है वो आपके पास भी होगी। रोमियो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स जो कि जम्मू की पीस के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार रहती थी, माना जाता था। इससे एक तो वहाँ की पॉपुलेशन जो कि मेजरली हिंदू डोमिनेटेड है, जो पाकिस्तान के बहकावे में कभी नहीं आती, और पाकिस्तान उसे रिलीजियसली अपने फेवर में करने की कोशिश भी नहीं कर पाता। एक फैक्टर वो, और दूसरा यूनिफॉर्म फोर्स और रोमियो फोर्स जिनको शिफ्ट किया गया गलवान के बाद LAC की तरफ। तो क्या ये कोशिश पूरी तरीके से चीन की है? हम इस वक्त पाकिस्तान का चेहरा जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये सब क्या चीन कर रहा है कि भारत को इतना वेस्टर्न फ्रंट पर परेशान किया जाए कि जिस फोर्स से वो परेशान LAC पर हो रहा है, वहां भारत हार के उधर नॉर्मलाइज करने के लिए अपने इस डिप्लॉयमेंट को चेंज करे, जिससे उसको रिलैक्स हो और बाद में चीजें खत्म हो जाए। मेजर जनरल ध्रुव कटोच। हाँ राजीव जी, धन्यवाद। नहीं, देखिए, चीन की तो कोशिश भारत को डिस्टेबलाइज करने की ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पहले से उनकी चली आ रही है। तो चीन क्या कर रहा है, वो जिस प्रकार से आपने कहा कि पाकिस्तान ने ये उग्रवादी ये मोहरे रखे हैं भारत को परेशान करने के लिए, और जो उनकी पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उस पॉलिसी को चलाने में 1979 जुल्फिकार अली भुट्टो UN स्पीच। यस, वो पाकिस्तान की है, और चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया है। ठीक है, तो चीन का जो ओवरऑल एम है वो ये इतना नहीं है जम्मू और कश्मीर का। उनका ओवरऑल एम है कि भारत कभी भी चीन का कॉम्पिटिटर ना बने, और वो साउथ एशिया के अंदर ही जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो वहीं पर ही निपटा रहे और उससे बाहर ना निकले। तो ये ओवरऑल चीन की स्ट्रैटेजी, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है उनकी, ये काफ़ी सालों से चली आ रही है और वो अभी तक उसको निपटा रहे हैं। जहाँ तक हमारी फोर्सेस की बात है, ये जैसे कि रोमियो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स, विक्टर फोर्स जो वहां पर डिप्लॉयड थे, उनकी डिप्लॉयमेंट कम हुई है। फोर्स हेडक्वार्टर्स बेशक उधर ही है, लेकिन कुछ हद तक जो उनकी डिप्लॉयमेंट थी वो डी इंडक्शन हो चुकी थी, और इसलिए कुछ गैप्स रह गए थे, और उस गैप्स का भी उन्होंने फायदा उठाया है। अभी जिस प्रकार से अभी रीडिप्लॉयमेंट हो रही है, एडिशनल ट्रूप्स अभी आ गए हैं, तो ये जो उग्रवादी है 40, 50, 60, 100 जितने भी होते हैं, उन नंबरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। एक बार जब ये उग्रवादी बंदूक पकड़ता है तो उसका जो मूवमेंट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, वो अभी वो लिख दिया गया है
और आज नहीं तो कल उसको मार दिया जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम जो है ये हल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी जड़ जो है वो भारत में नहीं है, उसकी जड़ रावलपिंडी में है, उसकी जड़ इस्लामाबाद में है। और जब तक उनको पीड़ ना हो, जब तक पाकिस्तान की सेना को दर्द ना हो, और इतनी दर्द कि उनके सेना अध्यक्ष फिर बोले नहीं भाई साहब हमारे साथ बहुत हो गया है, हम वहां से निकल जाएंगे, तब तक ये मामला खत्म नहीं होने वाला है। बेशक इस समय पर कश्मीर में भी कुछ नहीं हो रहा है बड़ा लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश उग्रवादियों की जारी है कि कश्मीर में भी कुछ करें, कोई ना कोई ऑपरेशन करे। फिलहाल वो कर नहीं सकेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो उनको मौका मिल जाएगा। नहीं, वही मेरा सवाल है मेजर जनरल ध्रुव कटोच, विद ड्यू रिगार्ड, हम लड़ाई को अपनी टेरिटरी पर क्यों लड़ते हैं? हम डिफेंस अपनी टेरिटरी में क्यों करते हैं? हम ऑफेंसिव उनकी टेरिटरी में जाकर क्यों नहीं कर रहे हैं? तकलीफ तो उन्हें तभी होगी सारी की सारी, वो हमारी टेरिटरी में आकर सब क्रिएट कर रहे हैं। हम कब तक जवाब ही देते रहेंगे? राजीव जी, इस विषय के ऊपर मैं 1 मिनट लगाना चाहता हूं। ये जो आपने बात कही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। अभी आप देखिए, इस समय पर सीज फायर है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तानी उग्रवादी भेज रहा है, पाकिस्तान ड्रोन्स भेज रहा है जिसके साथ ड्रग्स हैं वगैरह हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने सीज फायर जो है, वही चीज सर आप एकदम सही कह रहे हैं। ये सीज फायर तभी रद्द क्यों नहीं किया गया जब एक ड्रोन इधर आ गया? ये सीज फायर तभी क्यों नहीं रद्द किया गया जब एक टेररिस्ट इधर आ गया? यस, ये सीज फायर मेरी तरफ से ये भंग हो गया है। अभी जो भी पोस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनको हमको दुश्मन की नजर से देखना चाहिए, और वो एक लेजिटिमेट टारगेट है। तो जितने भी फ्रंट लाइन पोस्ट है पाकिस्तान के, मुझे लगता है उग्रवादियों की बात छोड़ो, उनके फ्रंट लाइन पोस्ट को अटैक करो जो उग्रवादियों को सपोर्ट करते हैं, और तब जाके ये मामला जो है ये आगे जाके खत्म हो सकता है। ठीक है, तब जाके मामला खत्म हो सकता है। डीके पांडे साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डीके पांडे साहब, क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जा सकता है? ये 2 ऐसे सवाल हैं जिसमें कोई भी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस उलझ कर रह जाती है। हम जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू रीजन में क्या कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ऑब्वियस सवाल है, बनता है ये सवाल इस मौके पर कि जिस प्रकार से सुरक्षा घेरे में जो है चूक हुई है, इसमें इसको स्वीकार करना ही होगा। लेकिन जिस प्रकार से हमने कदम बढ़ाए हैं वो निश्चित बताता है कि हम उस पर प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे गैप्स हैं इसको फिल किया जाए। जहां तक बात है, अभी एक ब्रिगेड पूरी मोबिलाइज की गई है, और किस प्रकार से इतने जो पाकिस्तानी ट्रेंड टेररिस्ट हैं, देखिए जो एलिमेंट्स हैं वो बताते हैं कि ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं, उनकी जो लड़ने की प्रक्रिया है, जो अप्रोच है, वो साफ जाहिर करती है कि दे आर वेल ट्रेन्ड। और हो सकता है कि उसमें से रिटायर्ड जो पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड और सर्विंग पर्सन भी हो, वो आए हो इस रूप में कि आप जब तक उनको पकड़ा नहीं, कोई सबूत नहीं हो, तो आप कह नहीं सकते कि पाकिस्तानी नहीं। अगर मैं ये कहूं डीके पांडे साहब, अगर मैं ये कहूं कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये दरअसल पाकिस्तानी रेगुलर्स ही हैं जो टेररिस्ट की वेशभूषा में पीर पंजाल में छुपे हुए हैं, और मैं अगर इसको और पैना तीखा कहूं कि पाकिस्तान के इन रेगुलर्स ने भारत के एरिया में आके अपने हाइडआउट्स क्रिएट कर लिए हैं, क्या गलत होगा? देखिए, कुछ हद तक आपकी बात सही है। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये लोग जिस प्रकार से उनका जो अप्रोच है, जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वो साफ बताता है कि वो वेल ट्रेन्ड अप्रोच है, और वो सेना के जो लोग हैं वही कर सकते हैं वैसा, क्योंकि आम आतंकवादी से हम ऐसी उम्मीद नहीं करते। साथ ही साथ जो साजो सामान उनके पास से मिल रहा है वो एडवांस स्टैंडर्ड का मिल रहा है। वो बताता है कि किस प्रकार से चाइना ने उनकी हेल्प की है इसको आगे बढ़ाने में। अब मुद्दा ये उठता है कि ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? तो हमें पता है कि उनकी आंतरिक स्थिति बहुत ही डिस्टर्ब है, पॉलिटिकली दे आर टोटली डिस्टर्ब, फाइनेंशियली उनकी बहुत बुरी हालत है, किस प्रकार से वो चारों तरफ पैसे के लिए दर ठोकरे खा रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी सेना जो कि मेजर चंक लेती है फाइनेंस का, जो उनके बजट का हिस्सा पाकिस्तानी सेना के पास रहता है, तो ऐसे हालात में वो जब पूरा देश में त्राही त्राही मची हुई रोटी के लिए लाले पड़े हों, पाकिस्तानी सेना अपना बजट कैसे ले? तो बताते हैं। मैं आऊंगा आपके इनपुट वाले सवाल को लेकर, और भी आगे आऊंगा और भी सवाल रखूंगा। सुशील वकील साहब का मैं रुख कर लेता हूं, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं एडिटर समाचार पोस्ट कशूर गैजेट से। सुशील जी, लाखों की तादाद में जो पिछले कुछ दिनों में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा हैं, इसका असर वहां के लोगों पर भी पड़ रहा है। टैक्सी वाले हों, घोड़े वाले हों,
हों, फोटोग्राफर्स हों या साइट सीइंग कराने वाले हों, सबकी इनकम लगातार बढ़ रही है और धीरे धीरे लोग इस जिहाद टाइप मुहिम से जो पाकिस्तान की थी उससे दूर जा रहे थे। तो क्या इसको तोड़ना मकसद आपको लगता है इन सारे सडन अटैक्स के पीछे? देखिए राजीव जी, जैसे आपने भी कहा कि कश्मीर में इतने टूरिस्ट आ गए कि अब उनको होटल में कमरा नहीं मिल रहा है, कहीं हाउस बोट में बुकिंग इतनी थी, लोग इतने हो गए कि अपने घरों में पर्यटकों को बिठाने लगे। लोग कश्मीर में काफ़ी आबादी होगी, हर एक सेक्टर में, खाली टूरिज्म में भी नहीं, खाली जो बाकी जो बिजनेस है, जैसे टूरिस्ट आते हैं तो फिर जो हम वहाँ की मेन इंडस्ट्री है, जैसे ये अपना ये पेपर माशी है, वुड कार्विंग है, शाल मेकिंग वगैरह, हर एक सेक्टर पूरा खुश है। आप देखिए इस वजह से, क्योंकि पहले क्या होता था, जब पाकिस्तान से टूरिस्ट आते थे वो कश्मीरी के लोगों के घरों में बैठते थे, कश्मीरी लोग उनको गाइड करते थे, हालांकि पुलिस में मोल्स होते थे हमारे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मिलिटेंसी कश्मीर में शुरू होगी 30 साल पहले, जो कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सोहरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ के ऑपरेशन थिएटर में सामान पकड़ा गया। वहाँ का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था ये वो टेररिज्म में पाया गया। पहले मिलिटेंटों को 100% सपोर्ट था कश्मीरों से, लेकिन पिछले 5-6 सालों से वो सपोर्ट उन्होंने सारा विड्रॉ कर दिया। आपने देखा होगा इलेक्शन में कैसे लोग 50-55% वोटिंग होगी, सारे लोग भारत के झंडे उठाने लगे, हर साइड से इम्प्रूवमेंट होगी, लॉ एंड ऑर्डर सारा प्रमोट हो गया। उस वजह से क्या हो गया, मिलिटेंटों को जब लगा वहां पर प्रेशर हीट आ रहा है तो वो जम्मू के एरियाज में गई। लेकिन हमारी एक भूल होगी, जब उन्होंने कश्मीर नॉर्मल हो गया हमने समझा जम्मू भी नॉर्मल है। अगर जम्मू में हमने पहले ख्याल रखा होता तो जम्मू में इतना आज तक आज ये समस्या नहीं होनी पड़ी, नहीं पड़ती। हम बहुत ज्यादा निश्चिंत हो गए, आप ये कहना चाहते हैं? जी नहीं, आप देख लीजिए अब क्या चीज है। अब जैसे पाकिस्तान पहले जब भी कोई चीजें, जब मिलिटेंट यहाँ पकड़े जाते उनके पास होता था पाकिस्तान का ग्रेनेड होता था, पाकिस्तान का ड्राई फ्रूट होता था, मेडिसिन होते थे। अब जो लेटेस्ट ट्रांसचार्जिंग जो चीन ये पाकिस्तान के साथ मिल गया, ये एक बड़ा डेंजरस मोड़ आ गया। चाइना ने पाकिस्तान जो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इतना एम्यूनिशन डाला है, उन्होंने बंकर्स खोदे हैं, जो लेटेस्ट टाइप के बंकर्स पे राडार्स लगा दिए, लगा दिया। अब दोनों मिलकर इंडिया में काम कर रहे हैं। अब हमारी ये भूल है इस टाइम भी हो रही है, जैसे अभी हम डोडा में 3-4 आतंकवादी जो छुपे हैं, सारा जान हमारा उसकी ओर है। आप देखिए जो साउथ पीर पंचाल है, बहुत बड़ा इलाका है, बड़े घने जंगल है, वहाँ भी लोग छुपे हुए हैं। लेकिन हमारा क्या चीज खाली लक्ष्य है डोडा के जो 3-4, तो इन छुपे हुए लोगों को निकाला कैसे जाए, हम इस चर्चा के जरिए यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रिवर्स होता हूं सीधे मेजर जनरल ध्रुव कटोच, पहले आपका रुख, उसके बाद मेजर जनरल एके सेवात से बात करता हूं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, पुंछ का जो अटैक हुआ सुरनकोट के पास, जहां पर एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, एक वो, दूसरा उसके बाद रियासी जहां पर तीर्थयात्रियों की बस थी, दूसरा वो, और तीसरा कठुआ जहां आर्मी के काफिले पर हमला हुआ। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये सारी गाड़ियां अच्छी स्पीड में चल रही थी, ये अच्छी स्पीड में चल रही गाड़ी अगर रियासी वाला जो प्राइवेट ड्राइवर था, जो सिविलियन था, उसको हटा दे, तो आर्मी, एयरफोर्स, इनके सभी ड्राइवर्स को प्रॉपरली माउंटेन्स में गाड़ी चलाने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये बताया जाता है कि ये रीजन कैसा है, उन्हें भी पता होता है कि यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं और उनसे कैसे खुद को बचाना है। पिन पॉइंट करके हेडशॉट अगर कोई मार रहा है ऐसे ड्राइवर्स के ऊपर, और उसके बाद बसेस डिरेल हो रही हैं और उसके बाद उन बसेस के ऊपर इंडिस्क्रिमिनेटली फायर किया जा रहा है, ये क्या आपको लगता है रिलीजियसली भड़काए हुए कुछ कठमुल्ले टेररिस्ट जो पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, क्या उनके बस की बात है? क्या ये इशारा नहीं देता कि कोई वेल ट्रेंड स्नाइपर जो रेगुलर्स हो, फोर्स का हिस्सा हो, वो ऐसी जगहों पर पोजीशन लेकर हमले कर रहा है? मेजर जनरल ध्रुव कटोच। राजीव जी, मैं पहले इस पे एक मिनट आता हूँ कि आप देख लीजिए इस पे लोकल जो सपोर्ट है, जो और वो चैनल्स है, वो इस पे काम कर रही है, जो उन मिलिटेंट को कभी टेररिस्ट मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ मेजर जनरल ध्रुव कटोच। देखिए, एक बात जो लोकल सपोर्ट की है इसमें कोई शक नहीं है, वहां पर लोकल सपोर्ट है। इस प्रकार की इंटेलिजेंस मिलना वो लोकल्स के बगैर और कोई नहीं दे सकता है। तो नहीं, लोकल क्या सपोर्ट नहीं, क्या 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 कोई आम टेररिस्ट ऐसे शॉट मार सकता है सर? नहीं, मैं दूसरे सवाल पर भी आ रहा हूं। पहले तो लोकल सपोर्ट का इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक ये टेररिस्ट है,
देखिए, कहा गया था पहले कि हो सकता है कि ये पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड पर्सनल हैं, हो सकता है, लेकिन मेरे अपने ख्याल से उनके रेगुलर फोर्सेस के वो एसएसजी के लोग हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। इन एसएसजी लोगों के साथ लोकल टेररिस्ट भी मिले होंगे, तो वो एसएसजी अकेला काम नहीं कर सकता है। ये उसको भी कुछ कश्मीर घाटी के कुछ लोग हैं जो टोटली रेडिकलाइज है, वो उनके साथ है, लेकिन प्रॉपरली ट्रेन ट्रुप्स के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। जहां तक रही गाड़ियों की टारगेटिंग के लिए, तो देखिए, जब जब जरूरत पड़ती है और जब एरिया बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर हम रोड ओपनिंग करते हैं। इसका मतलब है कि पूरे पहले से ट्रुप्स डिप्लॉय चले जाते हैं और उसके बाद कॉन्वॉय बड़े सेफ्टी तरीके से पास करती है। ये कश्मीर में हमने सालों तक किया है, श्रीलंका में किया है, और इसकी ड्रिल्स फौज में कई बिल्कुल स्टैंडर्ड ड्रिल्स है। लेकिन कभी कभी जब अकेली गाड़ी चली जाती है जो लो थ्रेट एरियाज है, जिस प्रकार से अभी हुआ है, ये लो थ्रेट एरिया है, और यहाँ पर वो फौज की तरफ से वो ये था कि यहाँ पर कोई उस प्रकार का थ्रेट नहीं है, तो वहां पर जाके ये टारगेट हुआ है। ये मुझे नहीं लगता है कि दोबारा होगा। अच्छा सर, अब हम प्रॉब्लम्स पर छोड़कर अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब आपसे यही सवाल है मेरा, भारत को अब क्या करना चाहिए? क्या ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन क्लीन इसका सही जवाब है? क्या उस तरफ भारत आगे बढ़ रहा है? नहीं, ऑपरेशन क्लीन तो सिर्फ लोकल, ये जो बैंडेड है जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम हुआ है, चलो हमने बैंडेड लगा दिया, इसको हमने हल कर दिया। अब मैं जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, जो भी पाकिस्तान के मिलिट्री पोस्ट है जो इनको शय देते हैं, जिनकी मदद से ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उन सबको बर्बाद करना पड़ेगा 100%। मैं समझता हूं इससे एस्केलेशन होगी। उस एस्केलेशन के लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा, सिर्फ फौज को नहीं, पूरे भारत को तैयार होना पड़ेगा। इकोनॉमिकली ये चीजें सर इकोनॉमिकली वायबल हैं क्या? एक गोला 6 लाख का आता है, करोड़ करोड़ तक की एक मिसाइल्स आती हैं, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। क्या ये सब करना इकोनॉमिकली भी नहीं देखा जाता होगा कि किस तरीके से, क्या हम उनके 4-5 पोस्ट को बर्बाद करने का खर्चा इतना बड़ा वहन कर सकते हैं? नहीं, आपको ये जो प्रिसिशन मिसाइल्स की आवश्यकता भी नहीं है। आप इनको 100 गन्स आर्टिलरी का एक पोस्ट में कर दीजिए, बर्बाद करो, 2-3 पोस्ट बर्बाद करो, और उसके बाद देखिए जब उनके 100-200 लोग मर जाएंगे ना एक ही चोट में, तो उनको ये मामला जो है ये सुधार में हो जाएगा। यानी जब तक उनको उतने घाव नहीं दिए जाएंगे तब तक वो रियलाइज नहीं करेंगे। मेजर जनरल AK सिवाज, मैं आपके पास इस वक्त आता हूं। आप जो अभी तक देख रहे हैं, अभी तक जो चीज हो रही है, घूम फिर के निकलकर ये बात सामने आ रही है कई सारे डिस्कशंस में कि हमने अपनी टेरिटरी दे दी है उनको अटैक करने के लिए, हमको अब उनकी टेरिटरी का इस्तेमाल करना होगा उन्हें घाव देने के लिए, नहीं तो ये चीजें वो लगातार करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो राजीव, ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से करोगे आपने 3 जगह एक्शन लेने। एक तो अपने तरफ क्या एक्शन लेने जिसपे अभी कार्रवाई हो रही है, एक ब्रिगेड डायरेक्ट हो गई है, 500 के करीब पैरा एसएफ के एक एसएफ यूनिट है, जो वाइड है जहां पर गैप था उसको फिल करना, इंटेलिजेंस ग्रिड बनाना, और एक प्रकार से कोहेसिव तरीके से लड़ाई लड़ना, जो कि इंटरनली ये 50 से 60 आतंकवादी आए हैं, इनको तो खात्मा करना ही है। दूसरा पॉइंट है जो आपकी LOC या IB सेक्टर से भी हो सकता है ये आए हों, जो कि कठुआ सांबा इलाका है और पंजाब का भी हो सकता है। उस काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को पुख्ता करना कि आगे कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, वो भी बहुत जरूरी है। और तीसरा है, ये प्रॉब्लम जो है ये टैप भारत में नहीं, ये पाकिस्तान में, और जब तक आप उसको हिट नहीं करेंगे तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं। आप उसके ये जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पोस्ट या काउंटर इन्फिल्ट्रेशन बेस जैसा US में भी इसको कहा जाता है, ये क्या हमारी कमजोर पड़ी है जो सबसे आगे रहती है? देखो, मैंने तो मत्सल में ब्रिगेड कमांड की है कुपवाड़ा के ऊपर। जो मैं तीसरी बात बताने वाला था कि जो आपने सीज फायर किया है 2021 में, इसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। 2021 से पहले जब मेरे को पता, मैं ब्रिगेड कमांड कर रहा था, जिस पोस्ट भी आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन के लिए मदद करती थी, हम उस पोस्ट का नामो निशान मिटा देते थे। उससे वो डर पैदा होता था पाकिस्तान की पोस्ट को कि वो कहते थे अगर उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कराई तो भारत की जो फौज है उन पोस्ट को बिल्कुल खत्म कर देगी। आपको यह करना पड़ेगा। उसके अगला
आपको लॉन्च पैड पता है, आपको ट्रेनिंग एरिया पता है। आपने जिस प्रकार से उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट किया, अब आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए एलओसी क्रैश करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास रफेल है जिसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है, आपके पास मिसाइल है, रॉकेट्स हैं। आप पाकिस्तान के जहां पर ये आतंकवादियों के अड्डे हैं, पाकिस्तान की जो बेसिस हैं, जो उनके लॉन्च पैड है, उनको बर्बाद करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये और आतंकवादी भेजते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पार आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। सीज फायर को तोड़ें। सीज फायर का गलत इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। मैं इस सवाल को बड़े दिनों से लगातार पूछ रहा हूं। डीके पांडे साहब, ये जो बात अभी मेजर जनरल AK सिवाच कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना है, ये सीज फायर